नमस्ते हिमाचल, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बड़े निवेश की जुगत कर रही है। इसी क्रम में आज फाइलों में पड़ी 31,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की समीक्षा सीएम सुक्खू करेंगे। इन प्रोजेक्ट को लेकर पूर्व सरकार के समय में एमओयू हुए थे। उद्योग विभाग के 46 प्रोजेक्ट, ऊर्जा विभाग के 20 और पर्यटन विभाग के 13 प्रोजेक्ट लंबित हैं। इन परियोजनाओं को लेकर कागजी कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन अब तक फाइलों में ही यह तमाम कार्रवाई हुई और यही वजह है कि अब इस पर मौजूदा सरकार समीक्षा करने जा रही है। किस तरह से रिन्यू बढ़ाया जाए और जो ये परियोजनाएं हैं इन पर किस तरह से काम किया जाए, आज इसी को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के सरकार आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बड़े निवेश की जुगत कर रही है और इसी क्रम में आज फाइलों में पड़ी 31,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की समीक्षा खुद सीएम सुक्खू करेंगे। इन प्रोजेक्ट को लेकर पूर्व सरकार के समय में एमओयू हुए थे। उद्योग विभाग और इसके अलावा ऊर्जा और पर्यटन विभाग में कई प्रोजेक्ट एक तरह से हुए थे, लेकिन ये तमाम प्रोजेक्ट एक तरह से लंबित हैं। इसी पर आज की इस समीक्षा बैठक पर और बातचीत करेंगे। शिमला से हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, पुराने सरकार के जो प्रोजेक्ट थे और जो फाइलों तक ही रह गया, आज उन पर सुक्खू सरकार एक तरह से समीक्षा करने जा रही है कि जो एमओयू हुए थे उन्हें किस तरह से अब निपटाया जा सकता है, इस पर आगे क्या कुछ किया जा सकता है, जिस पर समीक्षा बैठक होगी। क्या कुछ इशारे मिल रहे हैं आज की इस बैठक को लेकर? जी हाँ, ठीक 11 बजे ये बैठक जो है राज्य सचिवालय में तय की गई है और जैसे कि राज्य सरकार की तरफ से पहले ये जानकारी दी गई कि जो एमओयू हुए हैं, जो 50 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएं हैं जी, जो जिनकी समीक्षा की जाएगी, जो धरातल पर नहीं उतरे हैं, और जो ये डिस्कशन रखी गई है आज, जो समीक्षा बैठक रखी गई है, इसमें देखिए ऐसी जो परियोजना है वो 79 इनकी संख्या बताई गई है। हर्षवर्धन चौहान ने इसकी जानकारी दी, जो उद्योग मंत्री है, और 31,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है, जिसमें उद्योग विभाग की 46 है, 20 परियोजनाएं जो है ऊर्जा विभाग की हैं और 13 जो प्रोजेक्ट है वो पर्यटन विभाग से संबंधित है। हर्षवर्धन चौहान का ये भी कहना है कि पूर्व की सरकार के समय में जो है इन्वेस्टर मीट की गई, बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो केवल कागजों तक ही सीमित रह गए, एमओयू से आगे वो नहीं बढ़ पाए। और इन 79 परियोजनाओं में कुछ एक ऐसे प्रोजेक्ट है जिनकी फाइलें विभिन्न विभागों में अटकी पड़ी है। तो राज्य सरकार जो है आज समीक्षा करेगी। उन निवेशकों को भी बुलाया गया है, उन कंपनियों को भी बुलाया गया है जिन्होंने निवेश किया है, जिनके साथ एमओयू साइन किया गया है, कि उन्हें किस तरह की परेशानी जो है यहाँ पर आ रही है। तो राज्य सरकार ये चाहती है, जिस तरह की आर्थिक बदहाली के दौर से प्रदेश जूझ रहा है, तो निवेशकों को भी आकर्षित करना है, हिमाचल में निवेश को भी बढ़ाना है। इसलिए एक संदेश जो है उद्योग जगत में ये जाना चाहिए कि राज्य सरकार गंभीर है। जो निवेशक यहाँ पर निवेश करना चाहता है उसे उद्योग धंधा चलाने के लिए उचित वातावरण मिले, उसकी जो फाइलें हैं जो विभिन्न विभागों में अटकती हैं वो ना अटके। और यहाँ पर आज भी इसी को लेकर डिस्कशन होगी और एक जो है सहमति बनाई जाएगी कि क्या करना चाहिए, कि क्या कहीं किसी प्रोजेक्ट की फाइल क्या कोई एफसीए के लिए फंसी हुई है, क्या वो जो है 118 की परमिशन का कोई मसला है, या अन्य जो स्वीकृतियां लेनी होती है, करीब करीब 21-22 विभागों से होकर ये फाइल गुजरती है। तो कैसे इसको जो है सरल किया जाए, निवेश करने के बाद जो निवेशक यहाँ पर आए वो बिना किसी परेशानी के अपना उद्योग यहाँ पर स्थापित करे, जिससे न केवल राज्य सरकार को आय हो, हिमाचल के जो वासी है उनको रोजगार भी मिले, जो आसपास का जो इलाका है उसका भी विकास हो। तो ये सारी परेशानियां किस तरह से दूर करनी है, ना केवल निवेशकों की बल्कि सरकारी स्तर पर किस तरह की दिक्कत आ रही है, तो इसको लेकर एक सहमति भी बनाई जाएगी। जैसे बिल्कुल इन सारी मुश्किलों को दूर करने के लिए एक जो है इन्वेस्टमेंट ब्यूरो भी बनाया जा रहा है।
और राज्य सरकार की तरफ से जानकारी आई है कि ये फाइनल स्टेज पर है। उस ब्यूरो में और क्या कुछ शामिल किया जाए उसको लेकर भी डिस्कशन यहां पर होनी है। राज्य सरकार तो ये चाहती है कि जितनी भी ये एनओसी है वो सरकार का ये ब्यूरो बनाए और विभागों को जो है एक तय सीमा दे दी जाए, समय सीमा दी जाए कि उस समय में ये अलग अलग स्वीकृतियां जो मिल जानी चाहिए, टाइम बाउंड किया जाना चाहिए। अगर उस टाइम जो निर्धारित समय है उस समय तक वो फाइल क्लियर नहीं होती तो उसको डीम्ड माना जाए और उसको जो है स्वीकृत जो है माना जाए। और ये प्रोसेस आगे किस तरह से बढ़ेगा इसको लेकर जो है डिस्कशन होनी है। मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रहेंगे, इंडस्ट्री मिनिस्टर इसमें मौजूद रहेंगे, ऊर्जा विभाग जिनको दिया गया है सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो उद्योग विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जिन जिन जिलों में उद्योग धंधे लगने हैं उन जिलों के उपायुक्तों को यहाँ पर बुलाया गया है बैठक में। तो कुल मिलाकर बड़ी बैठक यहाँ पर आज होने वाली है और गहन चिंतन मंथन इसमें होगा। और साथ ही उद्योग विभाग के जो आला अधिकारी है सचिव स्तर के वो भी इसमें हिस्सा लेंगे और उद्योग विभाग के साथ साथ जो ऊर्जा विभाग है और पर्यटन विभाग है उसके भी अधिकारी। बिल्कुल रणबीर, यानी पिछली सरकार में जो एमओयू साइन हुए थे लेकिन अभी तक फाइलों में थे, अब सुक्खू सरकार उन्हें फाइलों से निकालकर धरातल पर लाना चाह रही है ताकि इन्वेस्टर्स का भी एक इंतजार खत्म हो, इन्वेस्टर्स को भी एक फायदा हो और इसके अलावा सरकार के सामने सबसे बड़ा जो मसला रेवेन्यू का है वो मसला भी कुछ हद तक हल हो सके। जी हाँ, बिल्कुल। जब निवेश आता है तो जाहिर सी बात है कि राज्य में राज्य सरकार को आय भी होती है, वहाँ के जिस क्षेत्र में उद्योग लगता है वहाँ के लोगों को भी फायदा होता है। छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक हर क्षेत्र में जो है लाभ इसमें मिलता है। लेकिन हिमाचल के हितों की भी अनदेखी ना हो, चाहे वो पर्यावरण का मसला हो, क्षेत्रीय लोगों के रोजगार का मसला हो, जो लोग विस्थापित होते हैं, भूमि अधिग्रहण किया जाता है उस पर भी कोई जो है कोई अड़चन ना आए। जो स्थानीय लोग हैं उनका भी हित जो है वो हित जो है वो टकराने नहीं चाहिए और सबके हित का जो है ख्याल रखा जाए, यही जो है आज समझ बनाई जाएगी। और राज्य सरकार ये चाहती है कि जल्द से जल्द जो निवेशक है वो यहाँ पर आए और आज की बैठक में कम से कम ये जो है नतीजा निकले कि निवेशक जो पैसा यहाँ पर हिमाचल में लगाना चाहता है, जो उद्योग स्थापित करना चाहता है, वो आए और बिना किसी परेशानी के जो है उद्योग धंधा स्थापित करे। और उसके बाद यहाँ से एक संदेश दूसरे निवेशकों को भी चला जाए कि यहाँ पर जो है आप आसानी से कारोबार कर सकते हैं। और जो नए क्षेत्र विकसित करने औद्योगिक क्षेत्र जिसमें कांगड़ा का कुछ एक हिस्सा है, ऊना का हिस्सा है, पोंटा में सिरमौर जिले के पोंटा साहिब में भी जो है औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन उसमें भी किस तरह से विस्तार करना है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए और वहां सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे वो ट्रक यूनियन के साथ लड़ाई झगड़ा जब हमने देखा है कि वो कई सालों से चल रहा है, बद्दी बरोटी वाला की अगर हम बात करें, और जो कनेक्टिविटी हो वो भी वहां पर होनी चाहिए। तो उचित एक माहौल यहाँ पर तो बिल्कुल सरकार को उचित माहौल इन्वेस्टर्स को देना चाह रही है ताकि इससे इन्वेस्टर्स को भी आने वाले दिनों में फायदा हो और इसके अलावा सरकार के लिए भी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी एक सुधार हो सके और रेवेन्यू भी सरकार का एक तरह से जनरेट होना शुरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर डिटेल में जानकारी देने के लिए। आप इस मीटिंग पर नजर बना रखिए, दोबारा से आपके पास फिर लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राज्य के सरकारी स्कूलों में एसएमसी आधार पर कार्यरत एसएमसी शिक्षकों के भी तबादले हो सकेंगे। सरकार इसके लिए जल्द नीति लाएगी। एसएमसी पॉलिसी में नए क्लोज डालकर इसकी व्यवस्था की जाएगी। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसले पर विस्तार से चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री ने विभाग की ओर से आए प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा क्योंकि यह मामला पहले से कानूनी दांवपेच के बीच फंसा हुआ है। इसलिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि पहले इस मामले पर कानूनी राय ली जाएगी। विधि विभाग की जो राय होगी उसी के आधार पर विभाग
एक तरह से प्रारूप तैयार कर कैबिनेट को भेजेगा। कैबिनेट में इस पर दोबारा चर्चा होगी, वो अंतिम फैसला लिया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में 2555 शिक्षक एसएमसी आधार पर तैनात हैं। पूर्व सरकार के समय भी इन शिक्षकों को अनुबंध पर लाने के लिए तत्कालीन सरकार ने प्रक्रिया शुरू की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में शराब की दुकानें अब देर रात तक खुली रहेंगी। जी हां, हिमाचल प्रदेश की अधिकृत मधुशालाएं अब रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए बार की समयविधि दोपहर 12 बजे से रात 1 बजे तक निर्धारित करने को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति पर भी गहन मंथन हुआ। वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार जल्द ही बड़े फैसले लेगी। सुक्खू कैबिनेट ने नौकरी का पिटारा खोलने के साथ साथ कई अहम फैसले इस मीटिंग में लिए। तो खबरें और भी हैं, यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण। कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल। राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए। जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है क्योंकि दूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। चुनाव पर 5-6 प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं जिससे 6000 मेगावाट। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जबानी प्रहार करते हुए कहा कि जयराम सरकार 5 साल उधारी के घी पीती रही। प्रदेश के विकास के लिए आर्थिकी बढ़ाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रदेश के विकास के लिए आर्थिकी को बढ़ाना जरूरी है। उधार के ऊपर आर्थिकी नहीं सुधरती है। आर्थिकी को सुधारने के लिए ठोस निर्णय लेने पड़ते हैं। वही
आज सरकार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार ने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट स्कीम का नाम बदलकर वाइब्रेंट विलेज कर दिया है, लेकिन कभी तक एक ढेला पैसा नहीं आया। अब प्रदेश की आर्थिकी को सुधारना है। सिर्फ उधार के ऊपर ही अगर प्रदेश की आर्थिकी को चलाते रहेंगे, जैसे जयराम जी के सरकार ने किया, उधार लेके घी पीते रहे, केंद्र में डबल इंजन की सरकार की बात करते रहे, परंतु केंद्र से उनके 5 साल में एक पैसा जो है पैकेज का नहीं आया। उल्टा जो 90-10% की जो स्कीमें थी केंद्र सरकार ने वो सारा खत्म कर दिया। बॉर्डर एरिया के लिए बीएडीपी की स्कीम थी जिसमें करोड़ों रुपए हमें मिलते थे, वो सारा बंद करके एक नया जुमला शुरू कर दिया वाइब्रेंट विलेज का। अभी वाइब्रेंट विलेज का एक दिल्ला हमारे पास नहीं आया, 2 साल होने जा रहे हैं। तो ये सारा जो है प्रदेश में अगर हमने तेजी से विकास करना है, संसाधनों को बढ़ाना है। धर्मशाला से बड़ी खबर है, जहां एक कार से चरस की बड़ी खेप बरामद हुई है। गश्ती टीम एसएचओ सुरेंद्र कुमार की अगुवाई में यातायात निरीक्षण के लिए पावर हाउस के पास इको मोड़ पर थी। इसी दौरान चामुंडा की तरफ से एक कार आई। जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो इसमें से 5 किलो 40 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने चरस की खेप को कब्जे में लेकर कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की गई है। और चलिए इस मामले पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी विचित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विचित्र, जिस तरह से आपने बताया था कि पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, 5 किलो से ज्यादा चरस बरामद की गई है इस कार से, लेकिन विचित्र पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जिस तरह से खुलेआम इस तरह से स्मगलिंग हो रही है। कल ही आप देखिए कि एक ट्रक से एक बड़ी खेप शराब की बरामद हुई थी, आज यहां पर चरस पकड़ा गया है। तो लगातार इस तरह के वाकये बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, अब ये जो केसेस हैं ये लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं और अमूमन इस तरह के केसेस जो वो सामने आते भी रहते हैं। और लेकिन हम लोग देखते हैं कि कोई बड़ी खेप जो है वो अब तक, हालांकि ऐसा नहीं कि पकड़ी नहीं गई होंगी, निश्चित तौर पर पकड़ी गई होंगी, लेकिन हम लोग जिस तरह से देख पा रहे हैं कि अभी 6 महीना, साल और इस टाइम के दौरान जो है ऐसी कोई बड़ी खेप नहीं पकड़ी गई है। तो ये अपने आप में हम लोग इसको पुलिस की बड़ी सफलता के तौर पर देख रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि क्योंकि अभी बतौर एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री जो हैं उन्होंने पदभार संभाला है और उसके बाद से उन्होंने सीधे सीधे जो है आते ही नशे पर जो अटैक किया है और उसके बाद बड़ी से बड़ी इस तरह की खेपें जो हैं वो पकड़ी जा रही हैं। और इससे पहले भी हम लोग देख रहे थे कि एक चर्च के साथ एक रिटायर्ड आर्मी जो एक सर्विसमैन उसको भी इनफैक्ट जो है वो पुलिस ने पकड़ा था और उसके पास से भी चर्च ही बरामद हुई थी और उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया था। इसके साथ ही साथ चिट्टे के कई केसेस जो है वो लगातार पकड़े जा रहे हैं, 1-2 दिन छोड़कर जो है लगातार पकड़े जा रहे हैं। लेकिन आपका सवाल यह है कि बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए क्योंकि कांगड़ा जो है ना अब ये जो है वो चाहे हम लोग J&K की बात करें या फिर पंजाब जैसे संवेदनशील स्टेट की बात करें तो इसके बिल्कुल बॉर्डर एरिया पर है। और इसके साथ ही साथ कांगड़ा जो है 6 अन्य डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री से जो है वो घिरा हुआ है और ऐसे में जो है ये क्योंकि सेंटर पॉइंट भी देखा जाता है कांगड़ा जो है, बहुत सारे चोर दरवाजे यहाँ पर हैं और कई बार इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह का जो गोरख धंधा करते हैं, कारोबार करते हैं, उनके लिए आसान पनाहगाह भी हो जाती है। तो चाहे वो मंडी की तरफ से आ रहे हों, चाहे वो लोग जो है वो हमीरपुर बिलासपुर की तरफ से आए या फिर ऊना की तरफ से आए या पंजाब की मार्फत आए या फिर जम्मू की मार्फत आए, तो वो कहीं ना कहीं कांगड़ा में पहुंच जाते हैं और बॉर्डर एरिया पर ही ये लोग जो है इस तरह का गोरख धंधा जो है वो करते हैं। तो उस पर नकेल कसना कई बार जो है पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए चुस्त अभियान भी चलाए गए हैं, जम्मू पुलिस की भी के सहयोग भी लिया गया है, पंजाब पुलिस का भी सहयोग लिया गया है और उसके साथ साथ हिमाचल पुलिस जो है ये कलेक्टिव इनका एफर्ट्स रहते हैं कि इस नेक्सस को खत्म किया जा सके, बावजूद इसके अब तक खत्म नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, अब जिस तरह से नकेल कसी जा रही है, जिस तरह से 5 किलो 40 ग्राम की बड़ी खेप पकड़ी गई है, इससे निकट भविष्य में निश्चित तौर पर अगर ये लोग जो है मेन किंगपिन जो है उस तक पहुंचते हैं तो बड़ा खुलासा और हो सकता है। और वही चाह रही है पुलिस की ऐसे लोगों से पूछताछ की जाए कि ये लोग ला कहां से रहे थे और भेज कहां कहे थे, इसकी खपत कहां होनी थी, इसको किसे दिया जाना था, ये डिलीवरी किसके लिए जा रही थी और जो लाने वाला शख्स है क्या वो पहले से इस तरह का काम करता है या वो जहां से ला रहा था वो कोई और बड़ा इस मामले का जो है वो कोई और बड़े गिरोह का कोई सरगना है।
तो ये तमाम सारे सवाल भी हैं जो हम भी उठा रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें मालूम कहीं ना कहीं हम लोग ये मान सकते हैं कि पुलिस भी इन्हीं सवालों के आधार पर तफ्तीश करेगी और अगर करती है तो बिल्कुल, यानी विचित्र जैसे जैसे आगे तफ्तीश और छानबीन होगी वैसे वैसे बड़ी मछलियां जो हैं उन तक भी इसके तार एक तरह से जा सकते हैं, तार जुड़ सकते हैं। लेकिन विचित्र आपने एक चीज बहुत अच्छी बताई, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, पंजाब से इसका बॉर्डर मिलता है और पिछले कुछ महीनों से लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक जो नार्को टेररिज्म है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ड्रोन के जरिए या किसी भी तरह से पाकिस्तान बॉर्डर के इस तरफ नशीले जो पदार्थ है उन्हें भेजने की कोशिश करता है और उसके बाद पंजाब के एरिया से दूसरे जो स्टेट है वहां पर इस पदार्थ को एक तरह से भेजा जाता है। तो इसमें पाकिस्तान का भी सीधा सीधा एक तरह से हाथ हो सकता है। अबू, आपने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है ये, और निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है। हालांकि इस तरह की बातें जो हैं वो चाहे हम लोग पुलिस ऑफिशियल की बात करें या फिर किसी अन्य अधिकारियों की बात करें तो वो लोग इन बातों का खुलासा नहीं करते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर पार की बातें हो जाती हैं। तो उनको अपने घर पर डिस्कस करना जो है उन लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं उनका खुद का प्रोटोकॉल रहता है या सीमा रहती है जो कि वो बातें खुलासा नहीं करते। लेकिन अंदर खाते निश्चित तौर पर आपने ये जो सवाल खड़ा किया है यही कहीं ना कहीं होता है और होता होगा। इसलिए क्योंकि बहुत बार जो है जब भी हम लोगों ने इस तरह की नशे की बड़ी खेपें जो बरामद हुई हैं या जो लोग पकड़े गए हैं उसमें कहीं ना कहीं पुलिस ऑफिशियल, पंजाब में हम लोगों ने देखा पुलिस ऑफिशियल उसमें मिले हुए पाए गए हैं। इसके अलावा जो है बहुत से जो जिस तरह से हादसे हुए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो बॉर्डर पार की ही कहीं नेक्सस काम करता हुआ नजर आया है या उन्हीं की निशानदेही पर ये सब काम हुए हैं। और हाँ, क्योंकि आजकल देखिए पाकिस्तान जानता है कि सीधी सीधी टक्कर जो है भारत के साथ नहीं ली जा सकती है और किसी भी देश का अगर कोई कर्णधार होता है तो वो उसका युवा होता है और युवा को अगर खत्म करना है तो उसको नशे की लत लगा दीजिए और उसको नशे की लत में अगर लग जाती है तो निश्चित तौर पर जो है वो देश खोखला हो जाएगा। तो ऐसे में जो है उसी चीज को बचाने के लिए जो है लगातार संयुक्त ऑपरेशन जो है इसलिए शायद चलाए गए थे, माझी में चलाए गए थे, क्योंकि पंजाब पुलिस, जम्मू पुलिस और हिमाचल पुलिस ने कलेक्टिव ये एफर्ट्स किए थे। इनफैक्ट हरियाणा पुलिस ने भी चंडीगढ़ में इसकी बड़ी स्तर पर बैठक भी हुई थी और उस बैठक में ये फैसला भी लिया गया था कि ये तीनों या चारों स्टेट के जो पुलिस ऑफिसर्स होंगे इस मामले पर जो है वो एकजुट होंगे और इन मामलों को पर सख्ती से जो है नकेल कसेंगे। इसी वजह से जो है हम लोग जो वो पाकिस्तान जैसे जो वहां पर बैठे हुए जो सरगना जो इस तरह का काम कर रहे हैं उन पर नकेल कसी जा सकती है। तो ये आपने बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा किया है और निश्चित तौर पर ये सवाल हमेशा से उठते भी रहे हैं और इसके पीछे की वजह अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान की या देश की या हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी को जो है वो अंदर से खोखला करने की मंशा हो सकती है। बिल्कुल विचित्र, अब जाहिर सी बात है कि इस पर गहन छानबीन होगी और उसके बाद इसमें और भी नाम निकल कर आ सकते हैं। आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व विख्यात रोहतांग दर्रे के दीदार के लिए टूरिस्ट को अभी कुछ और समय इंतजार करना होगा। रोहतांग दर्रा सर्दियों के दिनों में हुई बर्फबारी के कारण इस साल अभी तक बहाल नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से सैलानी इस खूबसूरत पर्यटन स्थल के दीदार नहीं कर पा रहे हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि अभी दर्रे की बहाली में 1 सप्ताह से अधिक का समय और लग सकता है। देखिए, कल हम सभी प्रशासन और सभी बाकी संस्थाएं जो है हम सभी मिलके रोहतांग का दौरा करके आए। रोहतांग में इस साल रिकॉर्ड स्नोफॉल हुआ है। जो बर्फ वहां पे है वो बहुत ज्यादा है बाकी सालों के मुकाबले। बीआरओ पूरे प्रयास में है कि जितनी जल्दी से जल्द रोहतांग को वाहनों के लिए खोला जाए। रानी नाला तक अब व्हीकल्स को अलाउ कर दिया गया है और मैं समझता हूँ टूरिस्ट जो आ रहे हैं वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस साल बर्फ बहुत ज्यादा हमारे क्षेत्र में।